अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आजकल हमारे मुल्क में एक बड़ी गहमा गहमी है और मुल्क के मौजूदा हालात में डॉलर की कदर में जो कमी देखने को मिल रही है और उसके असरात पाकिस्तान में जो आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम भी ये कह रही है कि डॉलर में कमी तो आई है लेकिन ये कब तक बरकरार रहेगी, ये जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये जानना चाहती है पाकिस्तानी आवाम कि ये डॉलर अगर कम होगा तो इसके असरात आवाम तक क्या आएंगे। उसके अलावा दूसरी जानिब वफाकी बजट की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और IMF का जो कर्जा है उसके हवाले से भी बहुत सी पेचीदगियां हैं कि अभी तक IMF से बात नहीं हो पा रही है और ये बजट कैसे पेश किया जाएगा और ये एक बड़ा बोझ है हमारी हुकूमत पे, जिसके लिए राब्ते IMF से किए जा रहे हैं। क्या IMF जो है वो मज़ीद पाकिस्तान को कर्ज दे सकेगी या कि नहीं दे सकेगी, ये एक मुहम्मा बना हुआ है। 9 जून को वफाकी बजट पेश किया जाएगा। आवाम को इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और मुल्क के सनतकार, बिजनेसमैन, ताजरे और तमाम सियासतदानों को इससे क्या है और ख़ास करके आवाम को इस वफाकी बजट से क्या फ़ायदे हो सकते हैं या कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में अचानक कमी जो हुई है उससे हमारे मुल्क की ख़जाने में क्या कुछ बेहतरी आई है या कि नहीं आई है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी रहनुमा PPI के चेयरमैन जनाब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे सियासतदान जनाब यासिर मलिक साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे UK से मौजूद हैं अशफाक अहमद कुरैशी साहब, जो कि सियासी तज्जिया कार भी हैं और सियासी रहनुमा भी हैं। अशफाक साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जनाब, जी आ रही है। अशफाक साहब, आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। वफाकी बजट से आवाम को क्या उम्मीदें रखना चाहिए जो आने वाला है? बेसिकली वफाकी बजट जो है, अस्सलाम वालेकुम पहले पाकिस्तान, मेरे प्यारे पाकिस्तान, आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। वफाकी बजट जो अभी आ रहा है, ये बजट ये कोशिश करके बहुत अच्छा देंगे, क्योंकि इसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए डॉलर में कमी लाई गई है। ये डॉलर में कमी एक अवाम को उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए ये की गई है, क्योंकि करंट डिपॉजिट इन लोगों के पास इतने सोर्सेज हैं, ये जितना जत्था है जिसको जो आपस में मिले हुए हैं, इनके इतने सोर्सेज हैं, इन्होंने करंट डिपॉजिट इतने बढ़ाकर और ख़जाने को शो कर दिया है। बेसिकली ये IMF को ये ख़जाना शो करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और ये जितने भी इनके साथ इनकी टीम में, हुकूमत की टीम में है, ये इनफ इनके पास सोर्सेज हैं कि वो करंट डिपॉजिट को बढ़ाएं, और ये करंट डिपॉजिट को बढ़ाकर IMF से जो कर्जा लेना चाहते हैं तो वो उनको दिखाकर कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और उसके बाद वो जब कर्जा आएगा तब ये यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करके अपने जो डिपॉजिट इन्होंने आर्टिफिशियल डिपॉजिट जो खजाने में जमा की है वो अपनी वापस ले लेंगे। फिर ये सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चलेगा। लेकिन ये जिस कदर लेकिन अशफाक साहब, इसको अवाम जो है, जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, महंगाई में दबे जा रहे हैं, और ये हाथी जो अवाम के सर पे बैठा हुआ है, आप बताएं ना कि अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? पॉलिसी अवाम ये महंगाई को काफी डाउन कर देंगे, और ये इस चक्कर में है कि किसी तरह भी अवाम ठंडा हो, क्योंकि इस वक्त अवाम जो है बिल्कुल वो अपने दायरे से ही बाहर होती जा रही है। तो उम्मीद यही है कि ये बजट जो है वो अवाम की फेवर में आएगा, क्योंकि इनके अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ये अब चाहते नहीं है कि अवाम इनसे बागी हो, और
इसी वजह से यानी कि कोशिश में लगे हैं कि आवाम को रिलीफ दे सके, लेकिन नजर नहीं आ रहा। आपका मौक़िफ़ मेरे पास आ गया है। मैं आऊँगा यासिर मलिक साहब आपकी तरफ। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी बहरान का हल निकल सकता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने मदऊ किया। अभी कुरैशी साहब फरमा रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक मसनूई तर्ज का ये बजट दे रहे हैं और इनके पास और कोई रास्ता तो है आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। आवाम को रोकने का, पुरसुकून करने का कोई रास्ता इनके पास नहीं है। और ये आखिरी हरबा है हमारी सिटिंग मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के पास कि वो आवाम को रिलीफ दे के उनका गमो गुस्सा जो एक भरा पड़ा है पिछले एक साल से, जो इनके कारनामे हैं, जो कारकर्दगी है, उसको लेकर के ये उसको ठंडा कर सकें। और यकीनन इन्होंने मसनूई सब कुछ किया है ये, लेकिन मसनूई करें या उसको ऑर्गेनिक तरीके से करें, अगर आवाम को रिलीफ मिल जाएगा तो यकीनन कुछ ना कुछ आवाम में भी ठहराव आ जाएगा। जो मुसलसल एक तनकीद वफाकी हुकूमत पर और वज़ीर ख़जाना पर हो रही थी वो थम जाएगी कुछ वक्त के लिए, और यकीनन ये रिलीफ देंगे। लेकिन ये रिलीफ देर पा रह पाएगा या सिर्फ ये इनके बैठने तक रहेगा निगरान हुकूमत में? फिर एक नए सिरे से महंगाई का मामला आ जाएगा और निगरान हुकूमत हमें बता रही होगी कि वो बजट जो पेश किया गया वो मसनूई तरीके से किया गया था, वो ज़राए हमारे पास थे ही नहीं जिनसे हमने रिलीफ जिस देना तरह था। से हुकूमत कह रही है, जो अभी काबीना का इजलास हुआ था उसमें कहा था कि हम 15% जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। पहले 20% का कहा था, फिर 15% पे आ गए, और 5% जो है वो हम इजाफा करेंगे पेंशन लेने वालों के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, ये रिलीफ दे के क्या दीगर जो आम एक आदमी जो मजदूर तबका है उस पर क्या असरात आएंगे? क्या उसकी तनख्वाह बढ़ेगी? देखिए आसिफ साहब, अगर ये 15 से 20% सरकारी मुलाजिम को रिलीफ देते हैं तो इस सवा एक साल में जो महंगाई की शरह थी वो तो बहुत ज़्यादा रही है। वो तो 70-80% पे, अगर पेट्रोल देखें 150 था, आज 250 पर है। तो अगर ये 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाएंगे तो अगर आप 17 ग्रेड से नीचे, 16 ग्रेड से नीचे मुलाजमीन की तनख्वाह देखें सूबाई या कौमी सतह पर तो वो 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं होती, और उनकी बेसिक पर अगर ये 15% बढ़ा भी देंगे तो 8-10 हज़ार रुपए का उसकी तनख्वाह में फर्क आएगा। चले उसको कुछ ना कुछ इतना रिलीफ मिल जाएगा कि वो उससे बिजली का बिल भर देगा। अगर उसके घर में एयर कंडीशनर नहीं है, 2 कमरे, 2 पंखे, 2 सेवर वो चलाता है, तो चीजें कहां से खरीद सकेगा? जो गरीब आदमी की इस्तेमाल की चीजें। देखें, सरकारी मुलाजमीन तो चंद मिलियन है ना, पाकिस्तानी आवाम तो 23 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है, अभी मर्दमशुमारी में वाज़ेह हो जाएगा। उनके लिए तो तनख्वाहें बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही जब ये एक गरीब आदमी की तनख्वाह मुकर्रर करते हैं तो इंडस्ट्री उनको वो तनख्वाह तो नहीं देती। तनख्वाहें बढ़ने से इतना असर नहीं होगा कि एक गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिल सके। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मारूफ सनतकार मौजूद हैं, मियां जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जाहिद साहब, वफाकी बजट से आवाम को क्या उम्मीदें हैं? और ये आप क्योंकि जाहिर है सनतकार है, बिजनेस से आपका ताल्लुक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये वफाकी बजट जो आ रहा है इसको किस निगाह से देखते हैं आप? देखें जी, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो जब भी बजट आता है तो लोगों को तो यही खैर की तवक्को होती है कि भाई देखें शायद हमारे लिए कुछ सोचा जाए और कुछ हमें रिलीफ मिल जाए जी। तो चाहे अवाम हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, तो सबको रिलीफ की तवक्को होती है। मगर मसला ये है कि रिलीफ आएगी कहाँ से? क्योंकि हमारे यहाँ रिलीफ का तो आपको पता है कि मुश्किल सूरत हाल है, और जितनी इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक या परेशान कुन है, इतनी तो पिछले 70 सालों में कभी नहीं रही। क्योंकि इस वक्त हमारा GDP जो है वो ऑलमोस्ट 0% पे चल रहा है, ठीक है ना, और बाकी भी महंगाई जो है वो 38% पे जा रही है। जाहिद साहब, ये अभी जो डॉलर में कमी हुई है, क्या इससे हमारे खजाने में कोई फर्क पड़ा है, या खजाने में कोई ऐसी चीज आई है जिससे कि मकसद ये है कि आवाम को रिलीफ मिल सकेगा या महंगाई में कमी हो सकेगी? नहीं, डॉलर का जो अभी कमी हुई है वो ओपन मार्केट में कमी हुई है, और उसका आम महंगाई या आम मुल्क की मैशत से कोई ताल्लुक नहीं है। और बल्कि जितनी वहाँ कमी हुई है उतनी इंटर बैंक में आप देखिएगा थोड़े दिन में रेट बढ़ जाएगा। उसकी वजह तो कुछ और है, जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं वो ओपन मार्केट से हो रही थी या वो इंटर बैंक से होगी, तो वही दबाव इंटर बैंक में आएगा तो वहाँ रेट बढ़ जाएगा। तो
सर ये डॉलर की कीमत कम हुई है, ये गलत है। सर ये IMF से पाकिस्तान को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? अब बजट आ रहा है और IMF जो है वो जाहिर है कि अभी तक मुज़ाकरात सुनने में नहीं आए कि उनसे कोई बात ऐसी तय हो गई हो, तो आप क्या देखते हैं? देखिए IMF का प्रोग्राम जो है उसमें तो अभी 9वां जायजा मुकम्मल नहीं हुआ, और उसमें IMF की शराइत जो है वो तो इस तरीके से रबड़ की गेंद है कि वो तो फैलती जा रही है, लंबी होती जा रही है, और हुकूमत जो है वो जितनी भी शराइत पूरी करते हैं वो नई शराइत आगे रख देते हैं। तो IMF का प्रोग्राम तो अब हुकूमत भी मायूस हो गई है। मेरे ख्याल में बजट के बाद नए प्रोग्राम के लिए ही जाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो IMF से मुझे कोई उम्मीद या तवक्को नजर नहीं आती। अच्छा, ये हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि नए बजट में टैक्स लगेगा, तो सर किन चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं? आप क्या देखते हैं? क्या लग्जरी आइटम्स पे टैक्स लगेगा या कि यही जो आइटम जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के इन पे भी टैक्स लगा देंगे? देखिए इसमें जो होने जा रहा है वो जितने भी फूड आइटम हैं पैक फॉर्म में, उनके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ के 18% हो जाएगा। बल्कि मजीद 18% ज्यादा हो जाएगा। मजीद नहीं, जो इस वक्त 12% है वो 18 हो जाएगा, 6% बढ़ जाएगा। फूड आइटम जो पैक्ड है, जो खुले हैं उन पे नहीं। तो इन अदर वर्ड जो हुकूमत की सोच ये है कि ये जो पैक्ड फूड आइटम है जी, ये अमीर लोग लेते हैं, इसलिए अमीरों को एक लिहाज से वो बढ़ जाएगा। अच्छा, एक काम शायद इस बजट में मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, जो यकीनन अच्छा होगा, वो ये कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये लोगों को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देंगे इंस्टेड ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स, ताकि लोग अपनी जरूरत की अशिया जो है वो जाके किसी आम स्टोर से भी खरीद लें तो उनको वो गवर्नमेंट की तरफ से वो इमदाद कैश की शक्ल में मिल जाएगी। लेकिन सर उससे हर आदमी को तो फायदा नहीं पहुंच सकेगा ना। एक आम जो आदमी है जो सफेद पोश है वो तो उसको पसंद नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो उसका क्या तरीका कार होगा? क्या शनाख्ती कार्ड से उन तक पैसे पहुंचेंगे? शेयर वालों को जानते हैं, शनाख्ती कार्ड के जरिए, बैंक के जरिए उनके पास पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल और मुझे आपसे करना है। पेट्रोल की कमी से क्या ये जो अशिया खुर्द नोश है इसमें कुछ कमी की है? कोई आपके पास इत्तला या कुछ ऐसा है कि पेट्रोल कम हुआ है तो जो रोजमर्रा की अशिया उसमें कमी आ गई हो? या इसमें एक अहम बात यह है आवाम के लिए खुशखबरी है कि देखें LPG गैस का सिलेंडर जो है उसकी कीमतें कम हो गई हैं। जी। और इसी तरीके से जो कुकिंग ऑयल है उसमें तो 60, 70 या 80 रुपए पर लीटर कीमत उसमें भी कम हो गई है। और पेट्रोल में तो और डीजल में तो आपको पता ही है कि कीमतें कम हुई हैं। जी। और भी कई चीजों का इस वक्त डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है कीमतों में, और ये कुछ दिनों में और भी आएगा। अच्छा, हुकूमत ईरान रूस से तेल और दीगर तिजारती बातचीत हो रही है उनकी, और ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकती है? कौन सी बातचीत की? हुकूमत की ईरान से और रूस से जो तेल और दीगर चीज़ों पे दीगर तिजारती बातचीत जो हो रही है और कुछ माहदे भी तय हो गए, तो इससे क्या फायदा हो सकता है? तो मेहमान साथ है। हाँ जी, देखें बात यह है कि ईरान से बातचीत, ईरान से इस वक्त तकरीबन कोई हमारा डीजल और पेट्रोल अनऑफिशियल चैनल से बहुत ज्यादा आ रहा है, और हमारी ऑफिशियली जो है इस वक्त डीजल की 22 से 28% तक हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई है जी, यानी वो ईरान पे स्विच हो गई है। तो ये हुकूमत का ज़र मुबादला तो इसमें खर्च नहीं हो रहा, लेकिन ये कि अवाम को उसका कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, अब ये सुनने में आ रहा है कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि डॉलर की खरीद फरोख्त बैंक के जरिए स्टार्ट होगी और फिक्स्ड रेट 200 रुपये होगा। आप क्या समझते हैं, ये होगा? मैं समझा नहीं आपका सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि डॉलर की खरीद और फरोख्त जो है अब वो बैंक के जरिए होगी, स्टार्ट यानी कि होगी बैंक के जरिए स्टार्टिंग होगी इसकी, और फिक्स रेट होगा 200 रुपये, जिसको फिक्स कर दिया जाएगा कई सालों तक के लिए। नहीं, ऐसी ना चीज मुमकिन है, ना ऐसी कोई चीज ज़ेरे गौर है। लेकिन हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं कि कुछ ऐसा सिलसिला होगा। नहीं, ऐसी कोई चीज मुमकिन नहीं है। तो फिर ये मिनी चेंजेस वाले और ये सब, ये मकसद ये फिर क्या करेंगे? तो बात
बेहतर है, पाकिस्तान में डॉलर होगा तो आप 200 रुपये में बेचे चना, डॉलर होगा नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली वो 200 में चाहे 250 300 में बिकेगा। अच्छा, इस वक्त हुकूमत में अपोजिशन तो नहीं है इस वक्त सूरत हाल, क्योंकि बजट भी पेश किया जा रहा है, तो ये यकतरफा देखते हैं, क्या देखते हैं आप इस बजट के हवाले से? जी अपोजिशन तो नहीं है, कौमी असेंबली में ही एक है नन्ही मुन्नी सी, तो वो तो अपोजिशन का अपना कसूर है ना। जी जी लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है उसमें तो ज़ाहिर है मुल्क चलाना है, जी जी वो बजट भी बनाएंगे और अपनी दानिश में अच्छा बजट बनाएंगे और अपनी दानिश में उनकी कोशिश होगी कि लोगों को रिलीफ भी मिले ताकि अगले उसको इलेक्शन भी सर पे हैं तो उनको वोट भी मिले। तो ऐसा हुकूमत जो है वो तो अपनी गरज से एक अच्छा बजट बनाने की कोशिश करेगी। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे सर इस बजट के हवाले से? वफाकी बजट जो 2022 और 2023 जो पेश किया जा रहा है, हुकूमत को क्या करना चाहिए कि वो ऐसा बजट लेके आए जिसमें हमारे सनतकारों को, ताजरों को, बिजनेसमैनों को और एक आम आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके या कुछ कारोबार चल सके? देखिए अब जो बजट आ रहा है वो 2023-24 का बजट होगा जी, और उसमें हुकूमत को जो करना है वो ये करना है कि एक तो ये कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम की जाए ताकि सनतें चलें, सनतें चलेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा जी और सनतें चलेंगी तो एक्सपोर्ट होगी। जी, अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा होगी तो एक्सपोर्ट भी नहीं होगी या बहुत कम होगी और लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से एक्सचेंज रेट जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, बिजली गैस की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए, उसमें जो चोरा चकारी है जिसकी वजह से हमारे यहाँ बिजली महंगी है वो चोरा चकारी खत्म करनी चाहिए। जी हाँ, इस पे जो जीएसटी टैक्स इतना ज्यादा है उनको कम करना चाहिए। मिल जैसे इदारे हैं ये तकरीबन कौम का 800 अरब रुपया साल का लॉस करते हैं। जी 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 मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा मियां जाहिद हुसैन साहब के आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और यहाँ हुआ है एक छोटा सा ब्रेक का वक्त, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारे साथ अभी मौजूद थे मारूफ सनतकार मियां जाहिद हुसैन साहब। उनका कहना ये है कि जी अगर टैक्सेस में कमी की जाए तो हमारे मुल्क में आम आवाम को, ताजरों को, सनतकारों को कुछ रिलीफ मिल सकेगा। अब देखना यह है कि वफाकी बजट जब पेश किया जाएगा तो कितना रिलीफ मिलेगा, ये 9 तारीख को पता चलेगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अशफाक अहमद कुरैशी साहब यूके से, और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं यासिर मलिक साहब। यासिर मलिक साहब, इस वक्त अपोजिशन नहीं है और बजट पेश किया जा रहा है, क्योंकि आपका ज़ाहिर है सियासत से ताल्लुक़ है, तो आप क्या देखते हैं? ये तो हुकूमत के लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि वो आवाम को बेहतरीन सा बजट दें जिसमें अपोजिशन भी उन पर तनकीद नहीं कर सकती। वो अपनी मर्ज़ी से आदाद व शुमार का गोरख धंधा करके बेहतरीन बजट दे सकते हैं। और देखें, जब तक आसिफ भाई अपोजिशन तो अब राजा रियाज साहब हैं, वो तो ना होने जैसे ही है, क्योंकि वो तो खुद नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं और नून लीग की गवर्नमेंट है। देखिए, बजट का मकसद ही बेसिकली ये होता है, जो हम हर साल दुनिया में हर मुल्क जारी करता है, कि हमने अपनी आवाम को और जो उसमें इजाफा दिन ब दिन हो रहा है, या जो नए नौजवान तालीम याफ्ता होकर बाहर आ रहे हैं जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, उनके लिए मौके पैदा किए जा सकें। ग्रोथ कैसे हमने करनी है, दुनिया का मुकाबला कैसे करना है, आईटी में, एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल में, इन सब चीज़ों में। अब अगर हम इंडस्ट्री पर आएँ तो इस बजट में इनको सब्सिडी देनी पड़ेगी। अभी मियां अजहर साहब, मियां जाहिद साहब जो बात कर रहे थे, अगर तो ये सब्सिडी देंगे पेट्रोल गैस पर, गैस पे सब्सिडी देने से हमारी इंडस्ट्री उठेगी। देखिए, अगर हमारी कॉस्ट घटेगी इंडस्ट्री की तो ही हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे एशिया में दूसरे मुल्क बैठे हुए जो हमसे कम कॉस्ट पे दुनिया को चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें गारमेंट्स हो या और दीगर चीजें हो। और ज़राअत में तो हमारा बेड़ा ही गर्क है, हम काफ़ी ज़राअत की ऐसी चीज़ें जो हम खुद उगा सकते हैं और हमारे पास अच्छी पॉलिसी ना होने की वजह से वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो अगर हम ज़राअत में और टेक्सटाइल में सब्सिडी दें इस बजट में, तो ये एक उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में हम ज़राअत से और टेक्सटाइल से, इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क में ज़र मुबादला ला सकते हैं। ज़र मुबादला ला सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि हमारा जो मुल्क है वो ज़राअत का ज़्यादा है, और ऐसा अगर हो सके
تو ہم زیادہ زر مبادلہ وہاں سے لا سکتے ہیں. اشفاق احمد صاحب آپ سے میرا سوال ہے, IMF مالی سال کا بجٹ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ IMF سے کوئی ابھی بات چیت چل نہیں رہی ہے؟ تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے, آپ کیا کہیں گے؟ اشفاق احمد قریشی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میرا خیال سے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے, اس کو یہ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. دیکھیں آصف بھائی, بہت ہی ضروری ہے زراعت پر اور ٹیکسٹائل پر سبسڈی دینا. اور جو ابھی بسپ کی میاں زاہد صاحب بات کر رہے تھے نا, جی جی, کہ بسپ کے ذریعے چلیں آپ نے جو لوگ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں, جو انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے کا طبقہ ہے, ان کو اگر ایک اچھا پیکج یہ ان کے NICs کے ذریعے ان کے اکاؤنٹس میں یا کسی بھی ذرائع سے ان تک پہنچائیں, وہ اپنی مرضی سے اپنے وقت گزاری کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں, مہینے کے خوردنی اشیاء ہیں یا یوٹیلیٹیز کے بل ہیں, وہ ادا کرنے میں ان کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن آپ جو دیگر ہمارے 22-23 کروڑ, وہ تو چند ملین لوگ ہیں جن کو آپ نے ریلیف بسپ کے ذریعے دینا ہے. لیکن اس بجٹ میں جو آپ نے اصل ریلیف دینا ہے 22-23 کروڑ عوام کو, وہ آپ نے اپنا ایگریکلچر کو اور انڈسٹری کو ہی فوکس کرنا ہے. آپ نے ایگریکلچر میں ابھی کسی قسم کی سبسڈی ہمیں نہیں نظر آ رہی کہ یہ دینے جا رہے ہیں. یہ تو ایک اعداد و شمار سے ابھی ڈالر جیسے یہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے نیچے لے کر آئے ہیں. وہ کچھ دن بعد پھر سوئچ کر جائے گا, اوپر چلا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے. جب تک ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوگا, ہم ڈالر کا ریٹ نیچے لا ہی نہیں سکتے ٹیکنیکلی. تو یہ تو سب ایک کھیل کھیل رہے ہیں وہ اپنی ووٹرز کو اور پاکستانی عوام کو وقتی طور پہ مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم اپنے سر سے یہ بجٹ کا بوجھ اس طرح سے اتاریں کہ ہم یہ کہہ سکیں ہم نے تو بہترین بجٹ دیا تھا, لیکن آنے والی نگران حکومت میں اس نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا یا ہمارے انداز سے اس کو نہیں چلا سکی, جس کی وجہ سے عوام کو اس کا باقاعدہ ریلیف نہیں گیا. لیکن سب سے زیادہ ہمیں فوکس ہی یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کسان کو ریلیف دیں. ہمارے پاس لوگ زراعت کے بجائے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی طرف جا رہے ہیں. ہماری زرعی زمینیں ختم ہو رہی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں اگر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی رہیں گی تو اس میں تو امیر آدمی ہی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے نا, غریب آدمی تو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. اس کا تو دن گزارنا اتنا مشکل ہوا ہے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف کیا جائے. تو زراعت کے اندر یہ عوام کو ریلیف دیں تاکہ ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, دالیں ہو گئیں, سبزیاں ہو گئیں, چاول ہو گیا, یہ آپ جتنا زیادہ ہمارے ملک اگائے گا اس کو تو یہ سستی ہوں گی. جب یہ امپورٹ ہوگا تو یقیناً کہ زر مبادلہ ہمارے ملک میں آئے گا. جب زر مبادلہ آئے گا تو یقیناً عوام کو کچھ ریلیف ملے گا. جب ظاہر ہے کہ پیسہ آتا ہے تو وہ عوام تک پہنچتا ہے, نچلی سطح تک پہنچتا ہے اور اس سے ریلیف ملتا ہے. لیکن یہ جو وفاقی بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کو کیا توقعات ہونی چاہیے, کیا مقصد عوام سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جی, عوام تو بجٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. انہوں نے یہ سال جس طریقے سے گزارا ہے, کیونکہ ان کو اس پورے سال میں صرف یہی سننے کو ملا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارا کیا دھرا نہیں ہے, وہ پچھلی حکومت کر گزری ہے. ہم نے وہ وقت گزر گیا, اب آپ کے اوپر خالصتاً اس کا بوجھ ہے, موجودہ حکومت کے اوپر. تو عوام اس بجٹ سے, اس حکومت سے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھی ہے, کیونکہ اب تو یہ پورا ایک سال بعد ان کے اپنے ہاتھ سے تیار کیا بجٹ ہے. پورا سال انہوں نے ملکی حالات دیکھیں, وہ دنیا میں گئے ہیں, ہمارے وزراء, ہمارے وزیر اعظم جا کے دنیا سے وہ ملے ہیں, تجارت کے حوالے سے ملے ہیں, انویسٹمنٹ کے حوالے سے ملے ہیں, یا آسان قرضوں کے حوالے سے ملے ہیں. تو اب تو ان کے پاس یہ بہترین موقع ہے, اور عوام کی یہی امید ہے کہ اس بجٹ میں وہ ہمیں کم از کم اتنا ریلیف ضرور دیں. بجلی کی قیمت نیچے آنی چاہیے, گیس کی قیمت نیچے آنی چاہیے. دو ایسی اہم چیزیں ہیں جو انڈسٹری اور عوام کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ انڈسٹری ہماری ساری یا کول یا گیس سے چلتی ہے, اور اگر ان کو گیس اور کول ہی مہنگا ملے گا تو وہ انڈسٹری جو بھی چیز پروڈیوس کر رہی ہے وہ آٹومیٹیکلی مہنگی ہوگی. اچھا, میں آپ کی بات کاٹوں گا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں معروف بزنس مین یحییٰ پولانی صاحب. یحییٰ پولانی صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے بھائی. یحییٰ پولانی صاحب, وفاقی بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے 9 تاریخ کو,
ये बजट पेश किया जाएगा, आप इस बजट को किस निगाह से देखते हैं? क्या ये आवाम को इससे कुछ रिलीफ मिल सकेगा या आवाम को ये रिलीफ दे सकेगी हुकूमत? मेरा ख्याल है टेम्पररी रिलीफ तो देना पड़ेगा इनको, तो इनको अपना इमेज बढ़ाना है, फिर बाद में ये रिलीफ वापस भी ले लिया जाएगा फौरन के बाद। यानी ये रिलीफ टेम्पररी होगा जो भी होगा, मगर मुझे उनसे अच्छी तवक्कात नहीं है, क्योंकि लोगों को इस तरीके से जो महंगाई की वजह से लोगों के हाल हैं, स्पेशली गरीब तबके का जो हाल है, अगर हम इंडस्ट्रियल तबके की बात करेंगे तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी 1 साल 2 साल बर्दाश्त कर लेंगे, मगर गरीब तबका है वो पिस के रह जाएगा इस मुल्क में, और वो फिर आप यहाँ क्राइम बढ़ जाएगा, इस मुल्क के अंदर हालात खराब होंगे, लोगों के घर महफूज रहेंगे नहीं। फिर आप रोज टीवी पे आज भी देखते हैं कि इतना क्राइम बढ़ गया, इतना क्राइम बढ़ गया। ये क्राइम उसी वजह से बढ़ेगा कि गरीबों को अगर आप सही टाइम पे सस्ता आटा चावल दाल नहीं देंगे तो ये फिर क्राइम बढ़ेगा। मेरे भाई अमीर आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे चिल्लाता ज्यादा है अमीर आदमी, गरीब बेचारा बोल भी नहीं सकता है न चिल्ला सकता है, उसका हक सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये मुल्क सबकी माँ है। अगर माँ गरीब अपने बच्चों का पेट नहीं भरेगी तो कौन भरेगा? जी जी, ये जी आपका मौक़िफ़ आ गया है कि एक गरीब आदमी को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा और जब तक कि ये बस काम में अगर मज़ीद उसके ज़राए पैदा ना किए जाएं तो यकीनन कि क्राइम में इजाफा होगा, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ेगा और दीगर चीज़ें भी बढ़ेंगी। बिल्कुल। अच्छा, अब आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक मारूफ सनतकार बिजनेसमैन हैं, IMF से पाकिस्तान को क्या उम्मीदें हैं, क्या समझते हैं आप? मेरे भाई देखो यार, आप एक जगह भीख मांगने में निकलते हैं, दूसरी जगह वहाँ लड़ते भी हैं। जब भिखारी कभी लड़ता नहीं है, हमेशा रिक्वेस्ट ही करता है। IMF से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको झुकना पड़ेगा, आपकी उनकी डिमांडें माननी पड़ेगी। वो आपको पैसे उधार दे रहे हैं, आप किसी भी बैंक से उधार लेकर दिखा दो बगैर डॉक्यूमेंट के, बगैर कागज के, तो मान जाओ इस गवर्नमेंट का दिमाग अभी बराबर शायद नॉर्मल नहीं है। देखो दुनिया में कर्जा देने की सारी कंडीशन माननी पड़ती, वैसे कर्जा मिलता नहीं है दुनिया में। अगर आप IMF कंडीशन नहीं मानेंगे, और IMF वैसे भी परेशान है आपके मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, इलेक्शन की वजह से, ये अगर इलेक्शन करवा दें, कुछ भी करवा दें, नई टीम आ जाए 5 साल के लिए, तो मैं समझता हूँ कि IMF आपके साथ डील करने में बहुत कंफर्टेबल फील करेगी। अच्छा, अगर IMF नहीं मानती है, कर्जा नहीं देती है पाकिस्तान को, तो क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको महंगाई को कंट्रोल करना खासा दुश्वार नहीं हो जाएगा? दुश्वार क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। दुश्वार तो आज भी है इस हुकूमत को, आज भी जो महंगाई है कोई किसी का मसला हल नहीं हो सकता भाई, छोटे आदमी का। तो भी ये जब महंगाई बढ़ेगी तो एक वक्त में सुनता था कि यार कोई बड़े बड़े लीडर आए थे कि गरीब कोई नहीं रहेगा, गरीब कोई नहीं रहेगा। मैं कह रहा इनका प्रोग्राम में गरीबों को मारा तो बाकी सब जिंदा रह जाएगा। हाँ। अच्छा, हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि बजट में हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन लग्जरी आइटम पे लगेगा या कि आम चीजों पे टैक्स लगेगा? आप क्या देखते हैं इसको, किस निगाह से देखते हैं? जो इस मुल्क में पैसा कमाता है उससे टैक्स लेना चाहिए, चाहे वो जमींदार हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, जो भी जनता इस मुल्क में पैसा कमाता है अपने इनकम से ज्यादा जो टैक्स पेएबल है, यहाँ तो आप जमींदार से टैक्स ले ही नहीं सकते। वो लोकल टैक्स देते हैं जो पाकिस्तान के रेवेन्यू का 1% भी दी। तो ये जस्टिस नहीं है मेरे भाई। वो जमींदार बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं, बड़ी बड़ी लेके घूमते हैं, यहाँ एक छोटा सैलरी सर्कल आदमी वाला मर जाता है। पाकिस्तान में सैलरी सर्कल तो रहा, वो तो बिल्कुल मर गया बिल्कुल। न वो किसी से मांग सकता है, न किसी से खा सकता है। गरीब आदमी अभी भी कहीं न कहीं सैलानी पे बैठ के खा लेगा। व्हाइट कॉलर कहाँ जाएगा खाने के लिए मेरे भाई? आखिर में जाते जाते आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, आप क्या समझते हैं वफाकी बजट के हवाले से, आपकी क्या राय होगी कि क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को सब जितने भी लोग बियॉन्ड द लिमिट कभी से कमाते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए, चाहे कोई भी।
सर टैक्स तो वो माचिस पे भी ले रहे हैं, वो दूसरी चीज़ों पे भी ले रहे हैं, और टैक्स तो फिर वो हमारे जो इलेक्ट्रिक के बिल आते हैं और जो हमारे यहाँ गैस के बिल आते हैं उस पर भी। भाई ये सैलरी सर्कल टैक्स दे रहा है, गरीब दे रहा है, जो बहुत बड़ा कमा रहा है उससे टैक्स नहीं लिया जा रहा है इस मुल्क में। जो सबसे ज्यादा कमा रहा है उससे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है। जो ज्यादा कमा रहा है उससे टैक्स नहीं दिया जा रहा है, तो क्या गरीबों को पीसा जा रहा है? गरीबों ही से टैक्स लिया जा रहा है, वही इस काम के लिए है सर। छोटे से छोटा आदमी बेचारा माचिस पे, गैस पे, जिसके ऊपर टैक्स लायबल नहीं है वो टैक्स देता है इस मुल्क में। जो टैक्स के लिए लायबल है वो टैक्स देता ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। वो टैक्स देता ही नहीं है जी। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया मेरे पास। याहिया पौलानी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप टेलीफोन लाइन पे आए, शुक्रिया। मैं आऊँगा यासिर साहब आपकी तरफ, क्योंकि अब वक्त हमारे पास बहुत महदूद है। आपने तमाम बातें सुनी कि बड़ा आदमी टैक्स ही नहीं देता है, गरीब आदमी टैक्स देता है, गरीब आदमी ही पिस रहा है। तो क्या गरीब ही कुर्बानी देने के लिए है और कोई नहीं है? लेकिन जिसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, यकीनन सारा वज़न उस पर डाल दिया जाता है हमारे मुआशरे में। यही अलमी है और यही हमारे पास बिगाड़ और तमाम तर बुराइयों की वजह है कि जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है हम उसी पर सारा बोझ लाद देते हैं। जबकि असूलन तो जो हमारे इस मुल्क से दर हकीकत माल पैसा कमा रहा है उससे टैक्स वसूल करना चाहिए। जो लग्जरी लाइफ जी रहा है उसका सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये टैक्स देता कितना है, कौन कितने बड़े घर में रहता है, कौन कितनी ज़्यादा बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करता है, और फिर वो टैक्स कितना देता है। वो टैक्स यकीनन चंद लाख रुपए देता होगा और उसकी लाइफ जो है वो अरबों रुपए पे मुहित वो नज़र आती है, जो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ियाँ, उनके बच्चों की स्कूलिंग, एजुकेशन। और गरीब आदमी वो झोपड़पट्टी में रहता है, वो बिल पे भी टैक्स देता है, वो हर चीज़ पे टैक्स देता है, लेकिन उसका कोई उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आसिफ भाई, मुआशरा, सबसे बड़ा मुआशरे का बिगाड़ यही होता है कि जो दबा हुआ तबका है आप उसको उठाने पे काम ना कीजिए और जो ताकतवर तबका है उसको महफूज करने पर फोकस कीजिए। जब तक ये पॉलिसी रहेगी हम जो कुछ भी कर ले हम तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। आपका मौक़िफ़ आ गया है। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी वफाकी बजट 2022, 23, 24 के हवाले से जो वफाकी बजट आने वाला है इस साल का, उस पर हमने सनतकारों के, बिजनेसमैनों के भी ख़यालात लिए। और नाज़रीन, आखिर में सिर्फ यही कहना है मौजूदा हुकूमत से, चाहे कोई भी हुकूमत हो, आवाम को उससे नहीं लेना। आवाम को सिर्फ चाहिए है कि उनके घर में रोज़ का राशन जमा हो, उनके बच्चे सुकून से खाएं। और जो हुकूमत भी बजट में ये आवाम को, गरीब आवाम को दे सकेगी तो यकीनन उसकी सीट पक्की रहेगी। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, क्योंकि आगे जो कुछ भी देखना है हमारी हुकूमत को देखना है। अब हुकूमत इस बजट में कितना रिलीफ आवाम को देती है यह आने वाला वक्त बताएगा, और फिर बाद में इस पर बहुत सी बातें होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।